Hello everyone, welcome to Shivi. So in last class we started fundamental rights, part 3 of the constitution. All right. And today we will start with article 12. Article 12 पार्ट 3 का पहला पार्ट है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के पहले अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंग्लैंड एंड इन यूएसए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये अपना सिलेबस का पार्ट है यूपीएससी का, ऑल राइट ना, और इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो इंग्लैंड के बारे में क्या है, अपने को मालूम है कि इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और मतलब क्या है, नो कोड या कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स लाइक यूएस और इन इंडिया, ठीक है। इसको पॉइंट्स में याद करने का तो कुछ नहीं है, एक दो बार अच्छे समझोगे तो याद भी हो जाएगा। अगर याद करना है तो पॉइंट्स बना सकते हो, 1.2 फॉर नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस नो कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड डज नॉट रिकॉग्नाइज द बेसिक राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन, इट डज रिकॉग्नाइज। उसमें क्या हुआ है ना यार, इंग्लैंड में जैसा कि अपने लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि वहाँ इवोल्यूशन हुआ, जजमेंट पे जजमेंट पे जजमेंट जो होते चले गए, तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता चला गया और वहीं से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया आपका धीरे धीरे, कि ये चीज सही है, नहीं ये चीज गलत है। इंडिया आज उस मामले में काफी पीछे है, इतना उसमें अभी आगे इंडिया ने नहीं बढ़ा, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था, इन इंग्लैंड yeah, courts are powerless against legislative action. Courts are powerless against legislative aggression upon individual rights, ठीक है। इन यूके पार्लियामेंट इज सुप्रीम, या जो पार्लियामेंट ने डिसीजन दे दिया वो फाइनल, ठीक है। मतलब क्या कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन यूके कैन बी स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट बट नॉट बाय पार्लियामेंट। काफी डिटेल्स इसका लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जस्ट क्विक रिकैप आपको करा रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपने यूएसए में। यूएसए में तो बिल ऑफ राइट्स है आपके, और यूएस में क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, जबकि आपका अगर वहां पे फंडामेंटल राइट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा यूएस में तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन अपने इंडिया में क्या है कि पार्लियामेंट है रीजनेबल, वो पावर है टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है कि नहीं आपका। जैसे अपने अपने को मालूम ही है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में, लेकिन अब नहीं है, आपका हटा दिया गया, इट हैज बीन एबॉलिश्ड, ऑल राइट। और अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स पे। इंडिया में काफी सारे एक्सेप्शंस भी है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 31A, 31B, 31C, ऑल राइट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर टुडे, आर्टिकल 12, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं उसको। अच्छा, ये डिफरेंस था जो लास्ट क्लास में मुझसे किसी ने पूछा था, अब ये देख लो, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डिनरी राइट्स। प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, ऑर्डिनरी राइट प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ, डायरेक्टली अप्रोचेबल टू सुप्रीम कोर्ट। लास्ट क्लास में बताया था अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज की जा रही है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, ठीक है। जबकि ऑर्डिनरी राइट्स के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे अप्रोच नहीं कर सकते हो, आपको पहले लोअर कोर्ट से होके ही जाना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स यूजुअली अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, जिसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं आज, आर्टिकल 12, स्टेट क्या होता है आपका, ठीक है ना। और ऑर्डिनरी राइट्स अपने स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट में कर सकते हैं,
और पांचवा पॉइंट क्या है कि आपका हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, दे डू नॉट हैव प्रोटेक्शन। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, आर्टिकल 12। देखो आर्टिकल 12 क्या करता है ना, वो एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है आपको, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या करता है, आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब क्या हो गया कि अगर आपका किसी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप किसके खिलाफ जाओगे, स्टेट के खिलाफ, ठीक है ना। कोर्ट पे अप्रोच करने के लिए कोई तो चाहिए ना कि भाई किसके खिलाफ जाएंगे हम, कि देखिए इन्होंने हमारा फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया, ये फंडामेंटल राइट्स, इन्होंने हमारा अधिकार को छीन रहा है, ये मौलिक अधिकार हिंदी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो हम लोग स्टेट के अगेंस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आइए आर्टिकल 12 पहले पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन इन दिस पार्ट, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India and the government and legislature of each of the state and the local or other authorities within the territory of India or under the control of the government. All right. सिंपल भाषा में समझेंगे, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या हो गया, अगेंस्ट whom आर फंडामेंटल राइट्स टू बी क्लेम, अगेंस्ट whom आर फंडामेंटल राइट्स टू बी क्लेम, ठीक है ना। कौन क्लेम करेगा, हम लोग क्लेम करेंगे आपका, ठीक है। और पहला लाइन देखिए, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड इन दिस पार्ट, मतलब क्या, डेफिनेशन ऑफ स्टेट पार्ट 3 में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट पार्ट 3 में एज पर आर्टिकल 12 ही होगा, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन पार्ट 3 एज पर आर्टिकल 12 ही होगा, ठीक है। ये पार्ट 4 में भी एप्लीकेबल है, ये इस डेफिनेशन आपका, जो कि अपने आगे पढ़ेंगे डिटेल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे आइए आप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दी गई है वो यही है आपका एस, ठीक है। देखिए अगर पहला पार्ट आप समझोगे क्या बोलना चाह रहा है, स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है, स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। सेकंड क्या है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, वेरी गुड, सब स्टेट हो गया। थर्ड पॉइंट लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज अपनी क्या क्या हो गई, लोकल अथॉरिटीज अपने आगे पढ़ेंगे, जो कि म्यूनिसिपालिटीज हो गई, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो गए, पंचायत हो गई, सब वो सब हो गई। अदर अथॉरिटीज में देखिए कई केसेस किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया और उन्होंने बताया कि अदर अथॉरिटीज क्या है, जो कि अपने डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन एज पर आर्टिकल 12 बोला जा सकता है, ठीक है ना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए इस आर्टिकल 12 में से अपने आपने आगे पढ़ेंगे, यूपीएससी में इस पर्टिकुलर आर्टिकल से क्वेश्चन आने वाला है, आइदर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। इस बार क्वेश्चन देगा आपका, यूपीएससी वेट कर रहा है, यहाँ से एक पकड़ेगा क्वेश्चन, पक्का है ये आपका, ठीक है। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 12 की तरफ, स्टेट का डिफिनेशन समझते हैं। स्टेट एज पर आर्टिकल 12, ठीक है, क्या है, पहला गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वेरी गुड, जो कि बोला भी है आर्टिकल में। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, वेरी गुड। थर्ड लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या हो गए, म्यूनिसिपालिटीज आपके, पोर्ट ट्रस्ट, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, कैंटोनमेंट, ठीक है ना, जो कि लोकल अथॉरिटी के अंदर में आपका लोकल गवर्नेंस आप बोल सकते हो, पंचायत जैसे लोकल गवर्नेंस कर रहा है ना, लोकल गवर्नेंस बॉडी, लोकल गवर्नेंस बॉडीज, ठीक है। इसमें बेसिक को समझने का नहीं है यार अपना, लोकल गवर्नेंस बॉडीज आपकी पंचायत हो गई, पोर्ट ट्रस्ट हो गई, पोर्ट ट्रस्ट जो पोर्ट्स के पास होते हैं ना, ट्रस्ट बने होते हैं आपके काफी सारे, जैसे गंगा आपकी नदी होगी, उसके बगल में आपकी जो जमीनें जाती हैं वो सब पोर्ट ट्रस्ट की होती है आपकी, अब उस टाइप की आपकी पोर्ट ट्रस्ट उसी को बोलते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपालिटीज आपको मालूम है कॉर्पोरेशन से
छोटा होता है आपका, छोटे मोटे सिटीज के लिए होता है आपका, वो हो गए म्यूनिसिपैलिटीज। कॉर्पोरेशन आपकी बड़ी बड़ी होती हैं, आपका मुंबई कॉर्पोरेशन, आपका कैलकाटा कॉर्पोरेशन, उस तरीके से। उसके बाद आती है म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है ना। तो लोकल बॉडी है आपकी। पंचायत मालूम ही है आपको, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी आपके वही हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर ऑथोरिटीज, चौथा। अदर ऑथोरिटीज का मतलब क्या क्या हो गया? ऑथोरिटी परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फंक्शंस, ठीक है भाई। गवर्नमेंट फंक्शंस अगर परफॉर्म करेगा तो वो स्टेट ही मतलब होगा, एज पर आर्टिकल 12, ठीक है। गवर्नमेंट सॉरी, ऑथोरिटी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ऑथोरिटी रिसीविंग सब्सटेंशियल फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, वेरी गुड। ऑथोरिटी फॉर्म अंडर अ स्टैचू, स्टैचू का मतलब होता है लॉ, ठीक है। इसको पूरा अपने डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ आपका अदर ऑथोरिटीज के बारे में, कि ये सब, ये चारों पॉइंट आपके कहाँ से आए हैं। देखिए, ये आपका काफी फेमस केस है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस, सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया आपका, दैट एनी बॉडी क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ या स्टैच्यू, on whom powers are conferred by laws, on whom powers, उनको पावर्स दी गई है, ठीक है। बॉडी को पावर्स दी गई है कानूनी रूप से, शुड बी कंसिडर्ड अ स्टेट। ये आपका केस था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में, कि एक बॉडी है, एक बॉडी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएट किया गया हो या बाय लॉ उसको पावर्स कन्फर की गई हो, तो वो स्टेट कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? ऑल पीएसयूज, ऑल पीएसयूज आर स्टेट, all PSUs are state under definition of Article 12. All right. So पहला केस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस। दूसरा केस काफी फेमस केस था ये, आरदी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसमें क्या था इस केस में ना, आरदी शेट्टी ने आपका टेंडर अप्लाई किया था, तो उसका टेंडर रिजेक्ट हो गया। तो उसने कहा कि भाई मेरे साथ पार्शलिटी की गई है, ये गलत है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट। ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री एक्ट आपके। तो ये पार्लियामेंट्री एक्ट थी, तो बोला कि ये तो भाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट हैज द पावर टू अपॉइंट चेयरमैन, अदर मेंबर्स, और गवर्नमेंट सब्सटेंशियल फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहा था आपका आईए को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को। तो गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि इट इज अ स्टेट अंडर डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस को अपॉइंट कर रहा था, जैसे कि चेयरमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है आपका, और फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहा है उसको चलाने के लिए, अदर मेंबर्स को भी देख रहा है। तो काफी मैटर्स में गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अपॉइंटिंग चेयरमैन, मेंबर्स, एंड इट वाज प्रोवाइडिंग substantial funding to international airport authority. So Supreme Court observed that yes, it is a state under Article 12. चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड, अजय हासिया केस। अजय हासिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइनिंग टेस्ट दिया, किसका, कि
कौन कौन से बॉडी स्टेट कहलाए जाएंगे अंडर डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। ऑलराइट, पहला, इफ इंटायर कैपिटल इन अ कंपनी और कॉर्पोरेशन इज ओन बाय गवर्नमेंट, इजी है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपका दिया जाता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको, प्रोवाइडेड टू कंपनी, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ने और इज एनफ, देखिए क्या ऑब्जर्व किया था, उसने कहा था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू कंपनी इज एनफ टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, इट्स ऑलमोस्ट इंटायर एक्सपेंडिचर, थर्ड पॉइंट, मोनोपोली स्टेटस। चौथा, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। पांचवा, फंक्शंस परफॉर्म बाय गवर्नमेंट आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब पब्लिक फंक्शंस कंपनी अगर परफॉर्म कर रही है, पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, तो that will be a state under definition of Article 12. And if government department is transferred to that corporation. All right, बस इतना ही है और इसमें समझने का कुछ नहीं है आपका। देखिए यूपीएससी में ना ये 3 केसेस आप समझ लोगे ना आर्टिकल 12 में, आपकी काम हो जाएगी। पेपर कुछ भी आपका रिटेन में, आप मेंस में भी आप लिखोगे तो आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे, गारंटी। बाकी सब केसेस अपने को और बहुत सारे केस हैं, मद्रास केस और ये सब, इतना डिटेल्स अपने को जानने का जरूरत नहीं है। अपने यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन मींस दिस इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, यू हैव टू बी विद इन द बॉक्स, यू कांट गो आउट ऑफ द बॉक्स। ऑलराइट, मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने को बॉक्स के अंदर रह के प्रिपरेशन करना है, बस इतना आप जान जाओगे आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आर्टिकल 12 आपका, आई होप इट्स क्लियर। क्या था, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है अगेंस्ट हुम आर फंडामेंटल राइट्स टू बी क्लेम, ठीक है। पहला लाइन का मतलब, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इट मींस कि स्टेट का डेफिनेशन पूरा पार्ट 3 में एज पर आर्टिकल 12 ही होगा, जब तक कि दूसरे आर्टिकल्स में स्टेट का कोई और डेफिनेशन नहीं बोला गया, और नहीं बोला गया पूरा पार्ट 3 में स्टेट का डेफिनेशन यही है। पूरा पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 अपने यही समझ के चलेंगे। तो इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पोर्ट ट्रस्ट, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, लोकल गवर्नेंस बॉडीज होती है आपकी। अदर अथॉरिटीज में आपको समझ में आ गया होगा, जो आपने हमने केसेस पढ़ा, तो उससे आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि स्टेट क्या क्या है आपका। अब आते हैं अपने ये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया क्या कि बॉडी क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ ऑन हुम पावर्स आर कन्फर्ड शुड बी कंसीडर्ड एज अ स्टेट, ऑल पीएसयूज आर स्टेट। इसका मतलब आर डी शेट्टी आपको बताया था, आर डी शेट्टी का रिजेक्ट हो गया था जो कि उन्होंने भरा था आपका अगेंस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चेयरमैन, अदर मेंबर्स और सब्सटेंशियल फंडिंग प्रोवाइड करती है, तो भाई दिस इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। थर्ड, अजय हारिसिया केस, इसमें डिटरमाइनिंग टेस्ट प्रोवाइड किया गया था, जिसमें ये 6 पॉइंट बताए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व प्रोवाइड किया। ऑलराइट, सो चलिए भाई अब क्या आते हैं अपने, द स्टेट इंक्लूड्स प्राइवेट बॉडीज। बोलिए, क्या स्टेट प्राइवेट बॉडी इंक्लूड करता है? Private body working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under Article 12 is extraordinary क्या फंडिंग या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया हो, ठीक है। दूसरा, डिग्री ऑफ कंट्रोल, डीप एंड परवेसिव, आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल उस कंपनी के ऊपर हो, तो प्राइवेट बॉडी विल एक्ट as an instrument of state within the meaning of state under Article 12. All right, मतलब प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेशन, कॉपरेटिव्स, कुछ भी, ठीक है ना। प्राइवेट बॉडीज, कंपनीज, कॉपरेटिव्स, कुछ भी, अगर ये 2 क्राइटेरिया वो मीट कर रहा है तो वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 के अंदर में आएगा।
ऑल राइट, देखिए इस टाइप के बहुत टाइप के क्वेश्चंस, ऑल राइट, इट हैज केम बिफोर द कोर्ट्स एंड इट इज अप टू द कोर्ट्स to have to decide whether that body is a private body or it comes under the state. It depends upon the case to case. अब जैसा कि आपको एक केस मालूम होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट दोनों ने रूल किया था कि सीएजी कैन ऑडिट प्राइवेट टेलीकॉम फर्म्स दैट शेयर देयर रेवेन्यूज विद गवर्नमेंट, ठीक है। बट अब तक क्या है ना, ये क्लियर नहीं हो पाया, अभी कोई कंक्लूसिव इसका आंसर नहीं आया आपका। फिलहाल के लिए तो यही मान के चलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, अगर अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंडिंग या सब्सटेंशियल असिस्टेंट इन्वॉल्व है कि कंपनी अपना पूरा एक्सपेंडिचर मीट्स कर लेती है ऑलमोस्ट, तो वो आपका स्टेट के अंदर में आएगी। और दूसरा, ह्यूज डिग्री ऑफ कंट्रोल है उसका, गवर्नमेंट का उस बॉडी में, तो वो भी आपका स्टेट के अंदर आएगी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका प्रीलिम्स में आ सकता है बॉस, प्रीलिम्स का एमसीक्यूज में ये बन सकता है आपका, प्रीलिम्स एमसीक्यू में बन सकता है। इवन मेंस में आपसे पूछ सकता है 10 स्टेट इंक्लूड्स प्राइवेट बॉडीज एक्सप्लेन, तो आप क्या करिएगा, वो 3 केस हमने जो पढ़ा है आपका, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस, अजय हासिया केस, आरडी शेट्टी केस, इतना आप लिख दोगे ना और अपना कंक्लूजन दे दीजिएगा, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे श्योर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जुडिशरी या पार्ट ऑफ स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे प्रीलिम्स में एमसीक्यू बन सकता है, या तो दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर आपका इसमें क्वेश्चन देगा, यूपीएससी इसमें हिट करेगा इस बार, गारंटी हिट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज जुडिशरी या पार्ट ऑफ स्टेट। चलिए पूरा डिटेल में इसको पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, लेट्स मूव ऑन। फुल वीडियो एक्सेस करने के लिए शिवी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन।